जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ भारत तक में एक बहुत खास मेहमान। यह मेहमान जो है वो रील वाले हीरो नहीं है, रियल वाले हीरो हैं और भारत का झंडा पूरी दुनिया में ये बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ चित्रसेन साहू हैं। जब आप इनकी उपलब्धियों को जानेंगे तो आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे होंगे एक सलाम जरूर इनको भेजेंगे। चित्रसेन स्पेशली एबल्ड हैं। एक दुर्घटना में इन्होंने अपनी दोनों टांगे खोई, उसके बावजूद उन्होंने जीवन में अपने लक्ष्य तय किए। लक्ष्य क्या था जानते हैं? दुनिया की तमाम ऊंची चोटियों को फतह कर देना। और वो इस मिशन के लिए निकल भी चुके हैं। 3 चोटियों को फतह कर चुके हैं और आगे जाने वाले हैं तमाम बची 4 चोटियों की तरफ जिन्हें उन्हें फतह करना है। और इन सब के बीच वो भारत तक पर आए हैं। और सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हैं। स्पेशली एबल्ड लोग किस तरीके से गाड़ी चलाएं उसके लिए भी, कार चलाने की जो लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशन है स्पेशली एबल्ड लोगों के कार के लिए, उसकी लड़ाई लड़ी है और जीत दिलाई है। ये भारत के इकलौते ये करने वाले जो हैं शख्सियत हैं। पैरा ओलंपियन भी हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से बास्केटबॉल में पैरा ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी किया है इन्होंने। चित्रसेन, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। उपलब्धियां इतनी बड़ी है कि खत्म ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि बातचीत शुरू किया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष भी हैं और आयुष जो है वो भी इनसे बातचीत करेंगे, हम भी इनसे बातचीत करेंगे। चित्रसेन, जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया आपने, कहां से शुरू करें? हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करी है और इन दरमियान आपका एयरफोर्स में एयरमैन के लिए इनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन फिर जीवन में कुछ और मंजूर था, तमाम चीजें घटती हैं। कहां से शुरू करें, कैसे इंजीनियरिंग? पहले ये बताइए, क्या सोच के करने की तरफ बढ़ गए थे आप? पसंद था आपको? नहीं, सबसे पहले रीज़न होता है जब आप किसी किसान परिवार से आते हैं। हाँ, तो किसान परिवार से आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार को पालें पोसें। तो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर हमें एक सबसे पहले आप देखते हैं जो एक जनरली एक कहावत है, बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग करोगे तो नौकरी तो लग जाएगी। सब यही सोच के इंजीनियरिंग करते हैं, तो वैसे ही सोच के मैंने भी इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था। अच्छा। और पैशनेट था शुरू में, मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग सिर्फ नौकरी के लिए गया था। पैशनेट था इंजीनियरिंग को लेके। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से मैंने 2014 में मैंने अपनी कंप्लीट की इंजीनियरिंग जो है। और उसके बाद जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तब मैं कुछ दिनों के लिए घर गया हुआ था। और उसके बाद वापस जब मुझे बिलासपुर से, मैंने जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है, तब मुझे फिर से जो डिफेंस का एक जो एसएसबी था उसकी तैयारी करना था। और अपकमिंग 20-25 दिनों में आईईएस का एग्ज़ाम था। अच्छा। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम था। तो ये दोनों की तैयारियां मुझे करनी थी। तो मैं वापस फिर से बिलासपुर आ रहा था। कुछ दिन का, 1 हफ्ते का मैंने ब्रेक लिया हुआ था। तो उस दरमियान क्या है, 4 जून 2014, तो उस दिन गर्मी बहुत थी और मैं ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठा था क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम में। तो जनरल डिब्बे में ही सफ़र करते हैं जो आखिरी में होता है। और गर्मी बहुत थी, तो और उस दिन उस ट्रेन के उस लास्ट बोगी में वो पानी नहीं था। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ शुरू से, कभी सफोकेशन फील नहीं करता हूँ, बट उस दिन हुआ वैसा। अच्छा। और जब पानी लेके जब हॉकर्स आते हैं तो क्या हुआ कि वो पानी भी लोग जो खिड़की के किनारे बैठे रहते हैं वो सारे लोग ले लिए। तो मुझे नीचे उतरना पड़ा उस ट्रेन से। अच्छा। कि पानी लेने के लिए, सिर्फ एक पानी पीने के लिए मैं नीचे उतरा। पानी ले लिया और जब वापस चढ़ रहा था तो ट्रेन की हॉर्न बजी और शायद किसी ने ऑयली चीज़ खा के हैंडल में, जो हैंडल होता है जो चढ़ने के लिए जिसको आप पकड़ते हैं, तो पकड़ने के दौरान जो है मेरा हाथ फिसला और हाथ फिसलने के कारण पैर, जो लेफ्ट पैर है, पहले अंदर चला गया और ट्रेन धीरे से चल पड़ी। अच्छी बात ये थी कि जो लास्ट में जो फ्लैग दिखाता है जो बंदा, तो उन्होंने मुझे देख लिया था कि एक लड़का जो है फंस गया ऐसे करके, तो उन्होंने इमीडिएट वो ट्रेन को रुकवा दिया। तो ट्रेन ज़्यादा दूर गया भी नहीं था, बट उस टाइम मेरा लेग जो है बहुत बैडली इंजर्ड हो गया था। और फिर मैं पूरे होशो आवाज़ था। मैं पूरे जो वहाँ पे आरपीएफ के स्टाफ हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, और जो इमीडिएट मुझे वहाँ पे फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड के लायक चीज़ें नहीं थी, बट जिस जगह में हुआ था वहाँ से बिलासपुर 25 किलोमीटर था और रायपुर अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर था, बट बिलासपुर में ट्रीटमेंट नहीं था। तो मैं, वो रास्ता पूरा ख़राब था और उस दिन फिर हॉस्पिटल लेके आए वो जो, और मैं पूरे होश में था कि मुझे क्या करना है। और मकसद था कि कैसे भी करके मतलब
हॉस्पिटल पहुंच जाए, अपनी जान बचाया जाए। और उस टाइम भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि नहीं यार अभी तो बहुत काम रह गए हैं, तो काम करना है अपने को, तो वो जो चीज़ थी वो मुझे जिंदा बनाए रखा, मतलब मैं जिंदा रहा। मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार से होने का और जो दायित्व आपके कंधों पर होता है परिवार को लेकर, वो आपको चैन से मरने भी नहीं देती है। और मतलब मुझे लगता है कि ये जो उस दरमियान व्यक्ति मातम मनाए कि मेरे पैर जा चुके हैं, कि अब मेरे पैर के साथ क्या हो गया, आप वहाँ ये तलाश रहे थे कि जान बच जाए तो घर के लिए कुछ कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल, तब भी मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था, और इसलिए नहीं बोलूँगा कि मरने चैन से नहीं दिया जाए, इसलिए था कि एक व्यक्तिगत एहसास था, वो जिम्मेदारी था। मुझे नहीं पता हर किसी को होता है या हाँ। नहीं होता है, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। मैंने सपने देखे थे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर, अपने परिवार के लिए, तो मुझे लगा, और खुद के भी मेरे सपने थे, तो सर्वाइवल कैसे हो उसके ऊपर ध्यान था, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि आप हॉस्पिटल पहुँचें, फिर बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जी। तो मैंने सबसे कोऑर्डिनेट किया अपने परिवार में, और जाके सब चीज़ मैंने कराया, और फिर 36-37 दिन में 37 दिन हॉस्पिटल में रहा। 5 मेजर सर्जरी हुए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कैजुअली ग्रेजुअली जो बोलना चाहिए, मैंने धीरे धीरे मतलब रिकवर करना स्टार्ट किया। एग्ज़ाम्स की तैयारियां की, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए मतलब, और विद इन 8 मंथ मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। बिल्कुल। So- यहाँ पर सवाल तो और भी होंगे, लेकिन एक छोटा सवाल कि जब आपको कोई बोलता है ब्लेड रनर, हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है? सिर्फ ब्लेड रनर वाली बात नहीं थी, जब स्टार्टिंग में कि जब आप फेमस हैं उस नाम से, हाँ। पूरे भारत में ब्लेड रनर एक पहला शख्स है जो आधा रोबो है आधा इंसान है, और उसने फतह की है 3 चोटियां, बड़ी चोटियां। तो डेफिनेटली अच्छा महसूस होता है, मतलब खास करके जब आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन भी बनते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, और एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप और बेहतर करें उससे। तो इसीलिए ये जो माउंटेनियरिंग का सफ़र है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। पहले तो रनिंग से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे एक पैरा एथलीट जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम हमने बनाई, और उसके बाद माउंटेनियरिंग का सफ़र स्टार्ट किया। तो चीज़ें ना, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें हम करने वाले हैं। एग्जाम जब क्रैक कर रहे थे चित्रसेन, तो आपका फोकस ये रहा होगा शुरुआत में कि नौकरी कैसे भी हासिल कर ली जाए कोई, लेकिन फिर ये जो आप अब कर रहे हैं ये बिल्कुल टेबल की दूसरे तरफ की चीजें हैं। आम व्यक्ति भी नहीं जो सोच सकता है, आप वो कर रहे हैं। लाखों की भीड़ में या करोड़ों की भीड़ में कोई एक शख्स इतना जिगर वाला होता है जो इस तरह की चीजों, टास्क को करने की। लोग लेह लद्दाख जाते हैं ना, सांसें टंग जाती हैं लोगों की। ट्रू। और चोटियों पर चढ़ना चुनौतियों के साथ, आपके साथ खासकर, तो कहां से ये आया अंदर में कि अब बहुत हुआ, अब टेबल के उस तरफ से जीवन को देखते हैं? सबसे पहले जो टारगेट था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का। जब ये हादसा हुआ था मेरे साथ, तो असल में लोगों का नज़रिया ये था कि अब लोगों के सवाल भी होते थे कि भगवान ने क्या कर दिया, अब आगे क्या करोगे। तो एक सहानुभूति होती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे। मुझे पहले के जैसे खेलना था, दौड़ना था, भागना था, और अपने परिवार के लिए कुछ करना था, और खुद के लिए भी करना था जी। और मैं डिफेंस एस्पिरेंट था, मैंने तैयारियां की थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जिगर में वो दम तो था कि आगे कुछ करना है और बड़ा करना है करके। हाँ। तो इवन हॉस्पिटल में भी आप आज जो मेरा चेहरा देख रहे हैं वैसी एक स्माइल थी। अच्छा। जब मेरा दोस्त पहली बार, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो देखने आया था, तो मेरे मुंह से हंसी ही निकला था मैंने। हाँ। ऐसा इन जनरल कुछ निकला नहीं था। तो वो चीज़ें थी, तो एक दबाव भी था बाहर से, पर ग्रेजुअली तैयारी इसलिए की कि पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि अगर उस एक साल में अगर वो चीज़ नहीं कर पाता तो मे बी मेरा हौसला टूट जाता, या डिप्रेशन, या फिर मेंटली मैं वीक हो जाता, इमोशनली वीक हो जाता कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने 5 साल अपना देख लिया था पहले से। मुझे एहसास था कि अगर 1 साल में चीज़ें नहीं हो पाई, या 2 साल 3 साल में नहीं कर पाया, तो क्या सिचुएशन बन सकता है। तो इसलिए मैंने वो तैयारियां रखी, और उसके बाद जब नौकरी लग गई तब मैंने दूसरी चीज़ें स्टार्ट, मतलब एक जो फ्रीडम वाली बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप पहले से ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैकिंग नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन था उसको मेरे ख़त्म करना था। तो मेरे लिए फ्रीडम जो है वो बहुत मोटिवेशन बना मेरे लिए, कि खुद की फ्रीडम जो है कि आप
आप पहले जैसे बन पाएँ। तो इसीलिए मैंने जो रनिंग वाला जो ऑप्शन था, रनिंग मैंने पहले सोचा कि यार पहले जैसे रन करना है, तो कुछ मैराथन में पार्टिसिपेट किए, अच्छा रहा तो एक टीम भी बना ली। जो घटना हुई है ये कौन से साल की घटना रही है आपके साथ? ये 2014 की घटना है। 2014 की घटना है, मतलब आज से हम अगर देखें तो 9 साल। उसके बाद ये पूरा आपका जर्नी शुरू होता है वहाँ से। मतलब आर्टिफिशियल लेग्स को लेकर भी तमाम जगह बहुत चुनौतियाँ हैं, महंगे भी आते हैं काफ़ी। उन सब चीज़ों का आइडिया, कॉन्सेप्ट आपने खुद से पढ़ाई लिखाई करके या मतलब सर्च करके जाना, या कोई गाइड कर रहा था आपको, या कैसे हुआ ये सब? जब मैं हॉस्पिटल में बिस्तर में पड़ा था, तब मैं और मेरे दोस्त हम लोग एक्सप्लोर करते थे रोज हॉस्पिटल में बिस्तर में रह के, अच्छा, कि क्या टेक्नोलॉजीज है और कहाँ तक रीच पहुँच गई है और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कितना मोबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लोग, जब आप आर्टिफिशियल लेग के बारे में सर्च करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले दिखाई देता है जयपुर लेग, तो लोग उसकी बात करते हैं। पर हमने उससे भी ऊपर, मतलब मैंने स्टार्ट जयपुर लेग से की, जयपुर लेग से ही सीखा मैंने वॉक करना, पर उसकी एक्टिविटी लिमिटेड है, मतलब उसमें आप रनिंग करना और हायर लेवल की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, जिसमें दिन भर आपको चलना फिरना है, 8 से 10 घंटा आपको पहनना है, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं है और उतना आपको एनर्जी रिटर्न देता नहीं है। तो हमने बाकी जो हायर लेवल की टेक्नोलॉजी है उस लेग के बारे में भी जानना स्टार्ट किया। कोइंसिडेंस ये हुआ था 2014 के बाद, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उस टाइम अरुणिमा सिन्हा की बुक लॉन्च हुई थी पीएम के द्वारा। अच्छा। तो और जो डिजिटल कंटेंट है हमारे, उनसे तो पता चल रहा था कि बाहर में क्या चीज़ें हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं। तो एक था कि यार कुछ तो अच्छा कर लेंगे, मतलब आर्टिफिशियल लेग के साथ। अच्छा। तो हमने वो बिस्तर में रहती ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया और वही नॉलेज था जो इमीडिएट बोल सकते हैं कि जून में एक्सीडेंट हुआ, जुलाई में मैं डिस्चार्ज हुआ और फरवरी से मैं चलना स्टार्ट किया आर्टिफिशियल लेग से। तो विद इन बोल सकते हो 7 to 8 months, मतलब हमने वो रिकवर करना, फिर से चलना स्टार्ट कर लिया। और जो पहली बार खड़े होने की जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। मतलब चलना तो बहुत दूर की बात, आप खड़े भी होते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जब पहली बार मैं इवन वो जयपुर लेग से चल रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गया, मतलब वो काफ़ी थोड़ा हार्ड होता है ना, और मैं चलने के इतने फ्लो में था कि मुझे वो खून निकल रहा था और पूरा पैंट में खून हो गया था मेरे, और बाहर से लोग देख के बोल रहे हैं कि यार वो कितना खून निकल रहा है और ये चल रहा है ऐसे करके। बट मुझे उसकी फीलिंग नहीं थी, मैं अपने धुन में था कि मुझे अच्छी लग रही है यार। अब जज्बा या बोल सकते हैं कि एक था कि यार इंटरेस्ट आ रहा था। मतलब बहुत दिन बाद आप चलते हैं ना, एक छोटा बच्चा कैसे चलना सीखता है। पैरों पर खड़ा हो जाना अपने आप में मतलब वो उपलब्धि है जो आपको आज़ाद महसूस कराती है, जो आज़ादी कि किसी के भरोसे अब नहीं हूँ, वो जो फील तो मुझे लगता है कि मैं ना, जो अभी सक्सेस होने की बात आती है माउंटेनियरिंग की, तो मुझे लगता है मैंने ना अपने लाइफ में कई ऐसे सक्सेस हासिल किए। मतलब मेरे लिए आई गेस माउंट किलिमंजारो के हाईएस्ट पीक, मतलब उसमें पिक में तिरंगा फहराने से ज़्यादा वो शायद वो भी एक सक्सेस था मेरे लिए। तो मैंने लाइफ में बहुत छोटे छोटे सक्सेस देखे हैं कि छोटे छोटे सक्सेस को आपने क्लब किया और फिर आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े। अच्छा ये बताइए कि कैसे वो ख्याल कब आया जब आपने कहा कि ये जो 7 है ना, 7 हाइट्स, इनको अब टच करने जा रहा हूँ मैं, इनको शुरू करूँगा। घर पे क्या रिएक्शन था, घर पे लोग क्या कर रहे थे, दोस्त यार जो हैं उनकी भूमिका कैसी रही और ख्याल कैसे आया? इसमें देखो, दोस्त यार की भूमिका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वो मुझे कहीं भी जाते थे वो कभी मुझे आइसोलेट नहीं किया, अलग अलग नहीं रखे। वो बोले पक्के दोस्त हैं ये लोग, सच्चे साथी, ये बहुत डिजर्व करते हैं बधाइयाँ ऐसे। तो कहीं स्विमिंग पूल में जाना है या कहीं फन सिटी में जाना है या कहीं ट्रैक करने जाना है, घूमने जाना, तो हमेशा मैं इंक्लूड था प्लान में। और वो चीज़ थी, वो घूमने वाली फिरने जो है वो ट्रैकिंग में कन्वर्ट हुई, फिर ट्रैकिंग से चीज़ें। और आप भी इन रिटर्न कभी वो स्पॉइलर नहीं रहे कि प्लान में हिस्सा तो ले लिया, फिर कहेंगे कि नहीं ठीक है। मतलब वो कम से कम आपके दोस्त वो गोवा वाले दोस्त नहीं है जो कहते हैं कि गोवा चलते हैं और फिर वो प्लान कभी नहीं बनता। गोवा वाले दोस्त आज ही वही है, गोवा कभी गया नहीं मैं। मोटिवेशन दोस्तों से आया, प्रेरणा दोस्तों से आई लक्ष्य को प्राप्त करने की? नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्तों से आया। वो मोटिवेशन, वो फ्रीडम ही था कि खुद से बाहर निकलना है, पहले जैसे बनना है। तो दोस्तों ने उसमें हेल्प किया, मतलब हेल्प किया, उन लोगों ने इंक्लूड किया मुझे प्लान में, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है मेरे लिए। तो जब ट्रैकिंग लोकल जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैनपाट एरिया में मैंने कुछ ट्रैक्स ज्वाइन किए थे, वो करने के बाद मैंने 2019 में हिमाचल प्रदेश में मनाली में मैंने एक दोस्त का ही कैंप साइट था,
वहाँ 10 दिन मैंने ट्रैक किया था उसके आसपास के एरिया में, भृगु लेक और अराउंड 14,000 फीट तक का। तो वो सक्सेसफुली करने के बाद मई 2019 में मेरे को लगा था कि यार अब कर सकते हैं, अब मतलब कुछ बड़ा कर सकते हैं। 14,000 में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको करने में, तो आई गेस हम 19,000 तो कर सकते हैं। अच्छा। तो किलिमंजारो के टाइम हमने वो मतलब बोल सकते हो हमने सितंबर में किलिमंजारो क्लाइंब किया और मई में ये प्लान बना। तो वो जो प्लान बना था वो मई में ही बना था उसका, और मई के बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था सारा, स्पॉन्सरशिप से लेके कैसे फिजिकल ट्रेनिंग करना है, कैसे डाइट रखना है, सारी चीज़ें। अच्छा। तो वो प्लान मई में बना और एग्जीक्यूट हुआ सितंबर 2019 में। अच्छा। घर वाले क्या, घर वाले की कैसी भूमिका थी? उनका डर तो अपनी जगह पर हो गई, उसको कैसे आप एलिमिनेट किए? घर वालों का डर एक्चुअली में नहीं था। अच्छा। क्या होता है ना, कई बार जब आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स आप घर वालों को दिखाते हैं, हाँ। भरोसा जीतते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, तो घर वालों को टेंशन नहीं होती। अच्छा। आप सडन डिसीजन करते तो बहुत टेंशन हाँ। होती है। तो अच्छा। मैंने वो ग्रेजुअल स्टेप्स में किया और उनके नोन में था, और मैं वो छोटे छोटे सक्सेस कर ही रहा था, तो उनको बिलीव था। पर बाहर वालों को बहुत दिक्कत थी। हाँ, वो जो सपोर्ट समाज जो आता है ना फिर, हाँ, तो जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये बताया था कि हम 7 समिट के बारे में सोच रहे हैं और स्पेशली माउंट किलिमंजारो जा रहे हैं, तो इवन मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे भी, उनका कंसर्न भी था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको ज़्यादा टेंशन था। तो यार ये क्या पागलपन है, मतलब तुम थोड़ा इमोशनल होके या ज़्यादा जज्बाती होकर डिसीजन ले रहे हो, ऐसा उनका कंसर्न था। कुछ लोग कंसर्न जेन्युइन था क्योंकि वो आपको चाहते हैं इसलिए पूछते हैं, पर कई लोगों ने अलग दृष्टिकोण से देखा कि ये बस हाइप करने के लिए कर रहे हैं। बट मुझे जो उस टाइम चीज़ें लगी थी कि एक तो क्लाइंबिंग खुद का मिशन था कि फ्रीडम के लिए करना है, एक जो हमने चीज़ देखी थी कि लोगों का बिहेवियर जो होता है बहुत जो डिसेबिलिटी के प्रति जो है बहुत सहानुभूति का है, और उनका व्यवहार जो है मतलब एक्सक्लूड करने का ना कि इंक्लूड करने। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था और इसमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं कि लिम्ब लॉस अवेयरनेस जो है, स्पेशली जब पूछ रहे हैं कि आप जैसे पूछें कि आपको नॉलेज कहाँ से मिली, ये सब आर्टिफिशियल लेग टेक्नोलॉजी के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में कि आगे क्या स्टेप्स करनी चाहिए, तो लोगों को वो चीज़ें मालूम नहीं है। इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है तो वो मालूम नहीं लोगों को। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि समाज में बिहेवियर चेंजेस लाना है, स्पेशली जो PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके परसेप्शन को, खुद के परसेप्शन को भी चेंज करना है। तो हमने एक मिशन इंक्लूजन नाम दिया इस मिशन को, कि क्लाइंबिंग हमको 7 समिट के 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक क्लाइंब करने हैं। तो ये एक इनिशिएटिव बना और उसके हमने इसको पार्ट बनाया और एक चैलेंज बना और इसको लिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ आप कर रहे हैं। आपने ड्राइविंग के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, 20 महीने की लड़ाई थी वो मेरे ख्याल से। हाँ जी। वो क्यों ये किया आपने? कहाँ से आइडिया आया कि नहीं नहीं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अब इसकी तरफ भी जाना है? क्या होता है ना, मतलब जब फ्रीडम में एक सबसे बड़ा रोल होता है कि आपके पास ऐसे कार जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस आप कहीं आपको जाना है या तो मुझे लगा था कि रूल्स तो है सेंट्रल गवर्नमेंट में और इजीली मुझे मिल जाएगा। मैंने कार ले लिया, परचेस कर लिया, क्योंकि मुझे रूल्स और बाई लॉस तो मुझे मालूम थे सारे गवर्नमेंट के। लेने के बाद क्या हुआ, जब मैं कार को रजिस्ट्रेशन कराने गया तो उन्होंने मना कर दिया रजिस्ट्रेशन करने मेरे नाम से। अच्छा। मतलब लाइसेंस की बहुत दूर की बात, क्योंकि उनको मालूम था अगर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो लाइसेंस देना पड़ेगा। तो वो मेरे नाम से रजिस्टर ही नहीं कर रहे थे। हमने 2-3 मिनट तक कोशिश किया कि हम गवर्नमेंट से बात करके चीज़ें कर ली जाए करके, तो रूल्स तो थे बट वो कर नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो चैलेंज हो रहा है, मतलब मैं एजुकेटेड हूँ और सारा चीज़ मेरा सॉर्टेड है, तो मेरे को ये दिक्कत जा रही है और कितने लोग होंगे। तो देखा उस टाइम में, मतलब मेरे से कम से 15-16 लोग ऐसे ही जुड़ गए, मतलब 2 महीने में। हाँ। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि हमने एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि हमने सिर्फ उनसे RTO से रिक्वेस्ट किया था, आप हमारा व्हीकल की टेस्टिंग कीजिए कि वो सही है कि नहीं है, उसमें जो अल्ट्रेशन कराए हैं वो सही है कि नहीं है, और आप मेरी ड्राइविंग टेस्ट कर लीजिए। आप किसी को लाइसेंस कैसे देते हैं? हाँ, या वही तो तरीका है, एक सेट पैमाना है। हाँ, तो आप डिसेबिलिटी के आधार पे कैसे जज कर सकते हैं? और हमने कोर्ट में भी यही चीज़ रखा कि आप इनको डायरेक्शन दीजिए कि ये हमारा ड्राइविंग टेस्ट ले या व्हीकल टेस्टिंग करें, उसके बाद करें। कोर्ट ने मतलब शुरू दिन से ही हमारे फेवर में था, वो एक तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा। बट वो 20 महीना लग गया उसको, उसके ऑर्डर आने में, और 20 महीना बाद चीज़ें अच्छी हुई। आज काफ़ी अच्छा हो गया है और RTO भी काफ़ी असिस्ट कर रहा है लोगों को। आप भी बढ़िया से फ्लुएंटली कार चलाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अराउंड मैं 5 साल में ये जो पूरी लड़ाई है आयुष, मतलब एक फिल्म है उसमें डायलॉग है कि
भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। बिल्कुल बिल्कुल ये तो ये ये माजिद जो अमाउंट लड़ाई है। आपने लड़ी ये ठीक वैसी ही लड़ाई हमें दिखाई पड़ती है आयुष। बिल्कुल लड़ाई, लेकिन यहाँ पर लड़ाई जब आप माउंटेन की तरफ बढ़े तो जो 3 चोटियाँ आपने फतह की उसमें से सबसे कठिन कौन सी थी? और कब ऐसा लगा कि कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार अब यहाँ पर पहुँचना चाहिए या नहीं ऊपर जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे? मैं सच बताऊं तो मतलब हर माउंटेन्स की कठिनाई होती है, चैलेंजेस अलग जी। लेवल के रहते हैं। माउंट किलिमंजारो का अलग चैलेंज है, माउंट एल्ब्रूस की अलग चैलेंज है। तो हर माउंटेन्स में आपको और ये फील होगा, मतलब मैं ट्रैकिंग में भी, आप एवरेस्ट बेस कैंप भी मैंने किया है, तो चलते चलते बाय द वे आपको लगेगा कि मतलब स्पेशली जब समिट डे रहता है, एक टाइम में लगता है कि यार Give up? गलती कर लिया अच्छा। मैंने, आके नेक्स्ट टाइम से तो नहीं करूँगा। और हमारे माउंटेनियरिंग में ये साइकिल होता ही है, मान के चलो। आपको जब सबमिट करने वाले होते हैं तो आपको ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये कर लिया, ये आखिरी गलती है, हाँ। इसके बाद नहीं करूँगा। लेकिन हमसे ना हो पाएगा। लेकिन तो ये तो आपने बढ़िया बताया कि आप लक्ष्य की तरफ बढ़ गए, लेकिन आपका अगला पड़ाव है वो क्या-क्या पड़ाव है? एक बार दर्शकों को बताएँ। मेरा बेसिकली 3 समिट हो चुका है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट कोजियस्को, यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस मैंने क्लाइंब किया हुआ है, और एवरेस्ट बेस कैंप मैंने किया हुआ है। एवरेस्ट की टॉप तक नहीं पहुंचा हूं अभी। तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है दिसंबर में, अभी माउंट एकांकागुआ है, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर माउंट विंसन, फिर माउंट डेनाली। तो ये नेक्स्ट 4 जो है वो जी। अपकमिंग मिशन है जो होने वाले हैं। अगर रिसोर्सेस रहा और सारा चीज़ रहा तो फिर डेफिनेटली रिसोर्स कैसे जुटाना होता है, क्या करते हैं इसके लिए आप लोग? सोसाइटी से, सरकारों से उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस मिलता है, नहीं मिलता है, क्या करते हैं? इसमें जो है मतलब माउंटेनियरिंग में मतलब क्या होता है ना, क्लाइंबिंग से ज़्यादा चैलेंजिंग ना रिसोर्सेज इकट्ठा करना होता है। मतलब क्लाइंबिंग ऐसा नहीं आसान है, बट स्पॉन्सर्स उसके स्पॉन्सर्स लाना, जी बिल्कुल। क्योंकि सब माउंटेनियरिंग में बहुत फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको क्लॉथिंग है, गियर है आपका, वहाँ पे जो वहाँ की परमिट फीस है, और पोर्टर्स के चार्जेस हैं, आपके गाइड्स के चार्जेस हैं, और जो क्लाइंबिंग फ़ी आपको देनी होती है, तो वो सब चीज़ होती है। अलग अलग माउंटेन्स के अलग अलग हैं, और आपके जो ट्रैवल के चार्जेस हैं, आप जब स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इकट्ठा करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए बेसिकली स्टार्ट करने के लिए खास करके जनरली लोग मतलब पर्टिकुलर पीक को देखते हैं कि आपको ये पीक का क्लाइंब करने के लिए कितना चाहिए, बट उस दौरान आपको पूरा जो 6 महीना साल भर आप ट्रेनिंग करते हैं उसकी खर्च भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो जनरली खुद से करनी होती है। फिर जब पिक की बारी आती है तो फिर जनरली हम देखते हैं PSUs है, इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। हालांकि भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है पर्टिकुलर माउंटेनियर्स के लिए कि उनको फंड करना है। मतलब पॉलिसी बननी भी चाहिए, लेकिन मतलब हाँ, अगर ये बात हो रही है तो फिर यहाँ अभी पर्टिकुलर वैसा पॉलिसी नहीं है कि माउंटेनियर्स को फंड देने का या असिस्टेंस देने का, और बाकी सोसाइटीज़ और बाकी लोग कर सकते हैं, मतलब अगर करना चाहे तो। बट एक परसेप्शन ये है कि अभी भी माउंटेनियरिंग जो है मतलब अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। मतलब लोगों को लगता ही नहीं कि यार इसमें पैसे लगते हैं, और वो भी इतने पैसे लगते हैं। मतलब कम से कम हमारे देश में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ती होगी ज़्यादा, या बाहर के कंपैरिजन में? नहीं, हमारे देश में ज़्यादा है। हमारे देश में मतलब जो लोग सोचते हैं कि गांव में पहाड़ी है, उसको चढ़ने जाते हैं लोग, तो ये पहाड़ी चढ़ने का पैसा लगेगा, कभी नहीं। बिल्कुल, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई शख्स इस तरीके से चढ़ रहा है, फतह कर रहा है, तो उस पर उसको पॉलिसी लानी चाहिए। बिल्कुल, इवन आप किसी इंडस्ट्री या किसी के पास जाएंगे आप, तो आप बोलेंगे एवरेस्ट के लिए आपको 40 लाख चाहिए, तो उनके दिमाग में पहला सवाल 40 लाख किस लिए? मतलब ऐसा क्या करते हैं? तो अच्छा, ये एक तो अब जब ये बात हो गई है तो मुझे लगता है कि आप इसका थोड़ा ब्रेकअप भी हमें समझा दीजिए। खर्च कैसे कैसे होता है, किस किस स्टेज पे क्या क्या कैसे खर्च आ जाता है? एक तो मैंने बोला कि ट्रेनिंग के दौरान आपके खर्चे होते हैं, जो पर मंथ आप अपने डाइट्स और ट्रेनिंग पे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कंपलसरी पार्ट है। आप ट्रेनिंग के बिना आप मतलब क्लाइंबिंग के बारे में नहीं सोच सकते। वो ऐसे ही कि मतलब आप बिना तैयारी के एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी वाली बात है वो। और माउंटेन्स पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो बिना ट्रेनिंग के आप वो रिस्क ले नहीं सकते। उसके बाद आपका होता है फ्लाइट के चार्जेस। अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वो ज़्यादा होता है, इंडिया में कर रहे हैं तो कम होता है, मतलब ऐसा होता ही नहीं, मान के चलो बहुत कम होता है। फिर उसके बाद वहाँ की कोई भी कंट्री की परमिट फीस लगती है। जैसे नेपाल में अगर एवरेस्ट करते हैं तो वहाँ की परमिट फीस लगती है। लाइजनिंग होता है, जिस एजेंसी जा रहे हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। जो पोर्टर्स होते हैं, आपके गाइड होते हैं, उनको पैसे देना पड़ता है। उनके बोनसेस होते हैं, आपके इक्विपमेंट हैं, आपके क्लॉथिंग है, तो ऐसा उसमें सारा एक्सपेंसेस आपका जाता है।
और अब कहीं दूर देश जाना है तो आपको फिर वो ट्रैवलिंग भी कॉस्ट बहुत कर रही होती है लंबी। हाँ बिल्कुल। अब तो जैसे आप बोलेंगे कि आपको अगर माउंट कंकागुआ करना था अर्जेंटीना की, आप हम्म, फ्लाइट के ही चार्जेस देखेंगे आने जाने का, तो अराउंड 3 lakhs मिनिमम वो रिक्वायर्ड है। और तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो खर्चों की बात हो गई, लेकिन हाँ। हम जानना चाहेंगे कि जो आपने पहली जब चोटी फ़तह की थी, तो क्या आपके अंदर जज़्बा था? क्या आपने सोचा था कि क्या मैं इसे पूरा कर पाऊँगा? मैं 3 घंटा पहले बिफोर समिट मैं बोलूँगा कि रात में कई बार क्लाइंब करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको ना वो टॉर्च दिखते रहती है कि लोग ऊपर जा रहे हैं। और जब दिन हो जाता है, सूरज आ जाता है ना, तो एक तो तेज़ धूप पड़ती है बहुत, अच्छा। पसीने आना स्टार्ट होता है, मतलब बहुत बहुत आप मान के चलो कि आप जब 18,000 19,000 फीट में हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और क्या होता है ना, लक्ष्य आपको बहुत नज़दीक दिख रहा है, आपको 100 मीटर चलने के लिए बहुत मेहनत लग रहा है, आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है 100 मीटर पहुँचने, क्योंकि वो ज़िगज़ैग टाइप का रास्ता रहता है, तो वहाँ पे मोटिवेशन लूज़ करता है। तो अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है और आप डेडिकेटेड नहीं है अपने एम के लिए, तो वहाँ पे मान के चलो गिव अप हो ही जाएगा। तो बट जब समिट हुआ ना, तो जब आप स्पेशल उसकी बात कर रहे थे, तो मेरे लिए हमेशा जो है, मतलब तीनों समिट में चैलेंजिंग तो सब रहते हैं, बट किलिमंजारो को जो पहला समिट था वो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं 5 साल बाद, मतलब आप इमेजिन करिए कि आप अपने आप को एक बिस्तर में देखते हैं और उसके बाद सारा स्ट्रगल होता है, आप एक दूसरी दुनिया को चयन करते हैं कि आपको ये करना है ऐसे करके। तो वो सारा स्क्रीन प्ले आपके दिमाग में, आपके चेहरे में होते रहता है, मतलब आप उसमें बैठ के पिक में, टॉप पिक में बैठ के, तो वो एक बट अच्छा एहसास रोए था। भी थे आप वहाँ ऊपर सबसे चढ़ के? नहीं रोया नहीं था रोया नहीं था, बट बिट इमोशनल था। अच्छा, वो इमोशनली अच्छा, भी था ये और बताइए। खुशी भी था, मिक्स्ड इमोशन था बोल सकते हैं उसको। हाईली इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं उस वक्त। गिरे भी होंगे आप तो पहली बार चढ़ाई के दौरान, चोट लगती होगी, रिकवरी कैसे होता है जब कहीं गिरते हैं? तो ऐसा लगता है कि अब तो यहीं तक था। सबसे बड़ा चैलेंजिंग मतलब बायलैटरल एम्पूटी के साथ, मतलब जिनके दोनों पैर नहीं है और दोनों आर्टिफिशियल लेग है, ग्रिप जो है बनाना, क्योंकि एकदम फ्लैट सरफेस तो आपका होगा नहीं। इवन फ्लैट सरफेस में भी ग्रिप बनाना बहुत टफ टास्क हमारे लिए। और माउंटेन्स में क्या होता है, हर स्टेप में आपको क्योंकि वो आपके एहसास नहीं है ना, मैं इस चीज़ को अगर इसको पकड़ सकता हूँ अभी, पर आप उस आर्टिफिशियल लेग से आपका वो सेंस काम नहीं करता है। तो हर स्टेप में वो ग्रिप रखना, स्पेशली जब इंक्लाइन सरफेस होता है, तो आप जितना आप इंक्लाइन सरफेस होता है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो क्या है, ये हार्ड रहता है थोड़ा सा, आर्टिफिशियल लेग थोड़ा फ्लेक्सिबल तो रहता है, तो बट हर स्टेप में आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। अच्छा। तब जिस एनर्जी से आप पुश करते हैं उसको, तो उसमें आपको एंकल मूवमेंट नहीं मिलता, एंकल उसका स्टिफ रहता है, तो आपको पीछे ढकेलता है। तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक तो सरफेस और जो आपका आर्टिफिशियल लेग है उसके बीच ग्रिप का इशू रहता है, दूसरा इशू रहता है कि पीछे आपको ढकेल रहा है, तो आपको आपकी इतनी एनर्जी मेंटेन करनी कि आपको सामने रखो। तीसरा इशू है स्वेटिंग का, मतलब पसीना बहुत आता है, मतलब इवन -30 में भी जब मैं रशिया में था, तो बोल सकते हो पसीने पूरा पसीना आ गया था। अच्छा। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट है कि मे बी आपको पसीना ही आपको फ्रॉस्ट बाइट करा दे, ठंडी के कारण अंदर में बर्फ जम जाए और फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। दूसरा इशू ये रहता है पसीने के कारण में भी आपका आर्टिफिशियल लेग स्लाइड कर जाए। तो हर स्टेप जो है ना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, मतलब तो हर स्टेप को आपको एकदम केयरफुली होके चलना है, अगर क्योंकि आप एक बार गिर गए तो मान के चलो आगे इंजर्ड हुए तो आगे आपको बहुत कठिन होगा, तो आपको एक एक स्टेप बहुत केयरफुली आपको रखना इसीलिए पड़ता है। अकेले न जाके टीम का लोग चयन करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम और उस तरह से रहे। जनरली टीम लेके जाते हैं, मतलब रशिया वाला तो मैंने सोलो ही किया था, वहाँ की जो लोकल गाइड्स और टीम लेके गया था मैं, तो बट प्रेफरेंस ये रहता है कि यहाँ से अगर इंडिया से लोग जाए तो खाना वाना बाकी सब चीज़ जो होता है मैनेजेबल हो जाता है, और एक आपको पार्टी मिल जाती है, मतलब पार्टनर्स मिल जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तो जो चैलेंज मतलब रहता है वो एक इजी हो और जाता है मुझे थोड़ा लगता सा। है कि जो मैं फील करता हूँ, अपनी भाषा में बात करने वाले लोग जब रहते हैं तो कॉन्फिडेंस कुछ और ही रहता है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो होता ही है। और आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो छत्तीसगढ़िया में कोई मिल जाए आपके लिए तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा आपके लिए। हाँ वो है, पर किस्मत ये है कि मतलब ये छत्तीसगढ़ में इतना, बहुत कम माउंटेनियर है अभी, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वैसा होता नहीं मैं है। तो कह रहा हूँ कि भारत में ही कम माउंटेनियर है, मतलब तो वो सेगमेंट ही ऐसा है कि जिसकी तरफ रुझान बहुत कम है लोगों का। आप इंटरेस्ट डेवलप करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन जब इस पूरे सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं? किसी को अगर माउंटेनिंग करनी है उसके फंडामेंटल्स क्या हैं? सबसे पहले अगर आपको माउंटेनियरिंग करनी है तो आप
किसी भी माउंटेन्स के बारे में पहले तो जानना स्टार्ट करिए क्या होता है माउंटेनियरिंग और क्या चैलेंजेस हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने तो कभी ट्रेनिंग ली नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था ट्रेनिंग लेने का, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि थोड़ा रिस्क है इन्वॉल्व है इसमें ऐसे करके। तो दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि आप ट्रेनिंग ले किसी इंस्टीट्यूट से, एटलीस्ट बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करें। और तीसरी चीज़ है कि आप उसके बाद आप रिसोर्सेस इकट्ठा करें और पहले छोटे छोटे पिक्स क्लाइंब करें, मतलब जिनकी हाइट कम है, जिनके चैलेंजेस कम हैं। फिर जब वो पिक्स क्लाइंब होने लगे फिर आप हायर एल्टीट्यूड में जाएं। मैंने भी यही अप्रोच रखा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ट्रैकिंग पिक से किया था, लॉन्ग ट्रैक मैंने किया था। फिर जब चीज़ें अच्छी लगनी फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने हाइट बढ़ाया। पहले 14,000 फीट, फिर 19,000 फीट, तो मैक्सिमम 20,000 19,000 तक ही अपन किए हैं अभी। अच्छा। अभी जो आने वाला है वो 23,000 फीट का है। अच्छा। तो ग्रेजुअली हम हाइट बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होती है, खुद की टेस्टिंग आप करते हैं और आपको भी खुद कॉन्फिडेंस आता है ना। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको बड़े लक्ष्य को आगे टारगेट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है आपको। आपकी प्लास्टिक को लेकर एक मुहिम है, दर्शकों को समझाएं और बताएं कि किस तरीके से आपने प्लास्टिक को बैन करने के लिए तमाम कोशिशें की। जब मैं माउंट किलिमंजारो का मैंने जब मिशन ऐलान किया था, तो स्मार्ट सिटी जो है रायपुर जो है, उन्होंने मुझे इसका एम्बेसडर बनाया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं उनको यूज़ कम करें, उसके जगह जो अल्टरनेटिव हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, थैला है, बैग है, वो यूज़ करने के लिए हमने वहाँ से एक संदेश दिया था माउंट किलिमंजारो से। उस टाइम उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ था। तो ये एक मुहिम है जो तो आपका संदेश क्या था, एक बार दर्शकों को समझाया जो आपने वहाँ से दिया चोटी से। संदेश यही था कि आम जनता से यही संदेश था कि आप जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं उसका कम से कम उपयोग करें और कोशिश करें कि आप अपने साथ थैला या और भी चीज़ें हैं कि आप जैसे पानी बॉटल है उसके जगह में आप खुद अपना परमानेंट जो वाटर बॉटल है वो यूज़ करें। पॉलीथीन के जगह में आप अपनी जो कैरी करने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ करें। तो ये एक संदेश था कि आप कैसे उसको मिनिमम यूज़ कर सकते हैं और उसके अल्टरनेटिव को यूज़ करें, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे हमारा जो दुनिया है, अर्थ है, धरती है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने बताया प्लास्टिक को बैन करने के लिए, या फिर आपने बोला सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरह से यूज़ करा जाए। लेकिन वहाँ पर जो आपको, जब आप पहाड़ पर चढ़े तो उस वक्त आपने क्या सोचा कि किस तरीके से जो मेरा अगला लक्ष्य होगा, क्या मैं उसकी तरफ बढ़ पाऊंगा? ऐसे तो मतलब मेरे लिए, मैं मतलब यात्रा को बहुत पसंद करता हूँ। मैं लक्ष्य की ओर बहुत कम देखता हूँ। हम तो बोले मेरे कि लिए सफर का मजा लेना है, लेते मंजिल हाँ। का क्या ही भरोसा। तो जब आप वो करते हैं ना तो फिर आपको फिर वो प्रेशर नहीं रहता कि यार करना है नहीं करना है। तो आप जो वहाँ के इवन लोकल गाइड्स हैं या जो आपके ट्रैक लीडर हैं उनके साथ, मतलब इवन दूसरे कंट्रीज़ में भी आप उनके साथ घुल मिल जाओ। आपके पास अगर कोई दूसरा इंडियन नहीं है तो आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता है। जब आपने वहाँ पर भारत का झंडा जब लहराया चोटी पे, तो उस वक्त किस तरीके से आपने गर्व का महसूस किया कि इस वक्त किस तरीके से हमें मतलब क्या आपके आंखों में आंसू आए, या फिर लगा देश के लिए कि हमने ये कर दिखाया? और भारत की तरफ से चूंकि आप ऐसा करने वाले पहले शख्स हैं, तो वो देश का जो गौरव है अपने कंधों पर उठाकर, वो जो संदेश है वो काफ़ी स्पेशल फीलिंग देने वाली संदेश है। हाँ, बीइंग एन इंडियन ये हमेशा प्राउड का सब्जेक्ट रहता है। और बीइंग डिफेंस एस्पिरेंट, मतलब मेरा तो हमेशा था कि मैं सेना में ही जाऊँ, सपना। बोले वो जो फौजियों वाला जो जिगरा है ना, हाँ, कि वो 25 के हो या 55 के हो, हाँ, फर्क नहीं पड़ता, जिगरा तो जिगरा है फौजियों वाला, हार नहीं मारूंगा, बिल्कुल। कि मतलब मुझे टारगेट का कोई डर नहीं है। तो हमेशा वो जो तिरंगा अपने हाथों में लेने का और किसी माउंटेन के टॉप पीक में फहराने का वो एक अलग ही जज्बा रहता है और प्राउड रहता है डेफिनेटली। तो अच्छा ही लगता है तिरंगे के साथ। अच्छा, ये एहसास ही बताइए अच्छा होता है। चित्रसेन, लौट कर आते हैं ना जब आप, हम्म, तो दोस्त यार से मिलते होंगे, एक हाँ। जो मी टाइम होता है दोस्तों के साथ, हाँ, तो वहाँ किस तरह की बातें हो रही होती हैं? वहाँ तो आप बताते होंगे कि भाई यहाँ तो जब मैं फंसा था, ये क्या बताऊँ मैं, होता है इस तरह की दोस्त तो पूछते होंगे ना बहुत अंदर की बातें। हाँ, बहुत पूछते हैं उन लोग। तो मतलब ऐसा नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है तो हाँ। सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कई बार हाँ। वो इंटरव्यू में निकल के नहीं आ पाता। हाँ, बिल्कुल, छोटे छोटे मेमोरीज जो होते हैं कि हाँ, हमने बिल्कुल। कैसे चीज़ें टैकल की, हाँ, तो वो सब बातें निकल के आती है। और वो काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं मेरा, मतलब हाँ। दोस्त होने के साथ उनको पता है कि मैंने, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैंने हाँ। कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाए। इवन फ्रॉम डे वन हम्म। मुझे दोस्त आज भी, वो कभी माउंटेन्स के बारे में बात नहीं करता, पर जब हम बहुत दिन बाद मिलते हैं हाँ। तो वो डे वन के बारे में बात करता है। जब वो मेरे से मिलने आया था सुबह हाँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग, हाँ। देखने आया था हॉस्पिटल में, तो हमेशा उस दिन की बात करता है। तो वो बंदा उस दिन से मुझे जानता था कि हाँ। यार ये बंदा अभी हंस सकता है ना, फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है। हाँ। तो नहीं, वो तो है ही। और मतलब कि चूंकि घर वालों के प्रति जो जिम्मेदारी थी और उसके बाद
इतना कुछ हासिल कर लेना, लगभग जिसको कहते हैं ना कि मौत के मुंह से बाहर निकल कर आना और फिर दुनिया को दिखाना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो आप लिटरली प्रूव करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं जीवन में। आगे आपके पास 4 लक्ष्य जो हैं आपके, जो आपको वो हासिल कर रहे हैं, उससे इतर भी अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में आपने छत्तीसगढ़ की भी टीम को रिप्रेजेंट किया पैरा ओलंपिक्स में, बास्केटबॉल खेला आप लोगों ने जी। उसको लेकर क्या है अब, उसमें जुड़ाव है या उससे आपका क्या है अभी? अभी जब 2017 में जब व्हीलचेयर बास्केटबॉल जो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, तो वो छत्तीसगढ़ आई हुई थी और मैं उस टाइम सिर्फ रनिंग करता था। जो वहाँ के सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि अभी एक कैंप आ रही है, आप आई गेस उस टाइम भी हमें स्पॉन्सर देख रहे हैं रनिंग ब्लेड के लिए, तो वो बहुत कॉस्टली होता तो मिल नहीं रहा था। तो मैंने रैंडमली मैंने वो ज्वाइन किया इसलिए कि मे बी मैं पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या पता स्पॉन्सर मिल जाए। मैं रैंडमली ज्वाइन किया था, बट ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि आई गेस व्हीलचेयर बास्केटबॉल सबसे इंक्लूसिव गेम है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि उसमें आप देखते हैं उसमें नेट की जो हाइट रहती है वो इक्वल है आपके नॉर्मल बास्केटबॉल के। उसमें व्हीलचेयर से बैठ के खेलना होता है और उसमें सारा जो टाइमिंग का रूल है, फाउल का रूल, इवन फाउल का रूल इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। आपका व्हीलचेयर आप जानबूझ के टकरा रहे हैं तो उसमें फाउल दे देते हैं। तो मुझे लगा यार ये गेम सबसे इंक्लूसिव है, इसमें मतलब कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो सबके पैरामीटर्स बराबर रखें। हाँ, तो वो गेम मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हमने 3 साल उस स्पोर्ट्स में अभी रहे। अभी 2 साल कोविड होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, हमारे जो प्लेयर हैं वो बहुत काफ़ी इंटीरियर इलाके से 2 साल से अभी रुका हुआ है। तो अब मे बी जब तीसरा बार अब जब नेशनल होगा तो हमारी टीम जाएगी। तो 3 नेशनल खेल चुकी है हमारी टीम ने। एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हमने दिया हुआ है, एक को ट्रेन किया। अच्छा। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी निकली हमारे यहाँ से। और अभी कोशिश ये है कि हम जब देखते हैं पैरा एथलीट्स को, बहुत सारे जो हमारे राज्य में हैं, उनको उतने रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो हम उनको असिस्टेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहे वो प्राइवेटली हो चाहे गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो कोशिश ये है कि उनको भी असिस्टेंस मिले और वो भी आगे बढ़ें। ओके। लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं चित्रांश साहब? जीवन कैसे देखते हैं आप? जीवन के बहुत सारे मुझे लगता है आयाम है। मतलब मैं हमेशा एक यात्री के तौर पर देखना चाहता हूँ और शायद जिसको हम चैलेंजेस बोल रहे हैं अभी, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो एक मेरे ख्याल से बहुत सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, एक वो डायलॉग भी है ना शायद कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, काका की, मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसी ही है एक। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो क्या आपने आगे भी जितने भी चरण है, जितने भी माउंटेन है या फिर कहीं भी आप पता करोगे, तो क्या वो आप यही सोच के आगे बढ़े हो कि ये पार्ट ऑफ लाइफ? ये तो खैर एक मिशन है, मतलब मिशन इंक्लूजन जो है। और बीइंग अ माउंटेनियर मुझे माउंटेनियरिंग करना पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पर जो बोला ना कि सारा चीज़ सिंपल प्रोसेस है। आप माउंटेन में जा रहे हैं और आपको लगेगा यार कि ये यार काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, टफ हो रहा है, मैं गिर रहा हूँ, पड़ रहा हूँ, या एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जा रही है। तो ये सारा चीज़ पहले से डिसाइडेड है। आप अपने लाइफ में आप सोचेंगे कि मेरे लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा, चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं लाइफ को इसी तरह से देखता हूँ कि इट इज़ जस्ट प्रोसेस, इट सिंपल प्रोसेस। आपको खाना खाना है तो हाथ से मुंह तक लाना पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है जीवन को लेकर। मेरा ये से ज़्यादा अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, मैं इसको जरूर कह सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब चूंकि लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रगल है, बहुत से लोग आप देखते हैं वो एक दौर के बाद जीवन में डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत निगेटिव थॉट्स डेवलप कर लेते हैं। हम और आयुष अगर कोई बात कहते हैं तो उसके कहने का अंदाज कुछ और हो सकता है, तरीका कुछ और हो सकता है कि हमारे मैसेज को सामने वाला उतना नहीं ले। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग चित्रसेन अगर आप वो बात कहते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मुझे लगता है जो चीज़ पसंद है वही करें और उसके लिए मेहनत करें, खुद को चीट ना करें और रेगुलरली खुद को कमिट करें और अच्छी बातें कमिट करें और अच्छी चीज़ें खुद के लिए कहें। तो मुझे लगता है डेली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इम्प्रूव होगी और अच्छी वाइब्रेशन के साथ इम्प्रूव होगी और वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे और आई गेस वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे। और एक और चीज़ है, अगर हासिल नहीं कर पाएंगे, गिरेंगे तो भी उठने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप जो चीज़ चाहते हैं उसे अगर करें तो फिर हाई होप्स रखने से ज़्यादा ज़रूरी है हाईली मोटिवेटेड खुद को रखना? हाईली मोटिवेटेड और हाई होप रखना, मैं वही बताया कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपका गिरना हो सके, आप गिरेंगे भी, नहीं गिरेंगे भी, पर ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ
रियलिस्टिक पर्सन होना कि चैलेंजेस आ सकते हैं और हो सके आप फेल भी हो सकते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, पर अगर जो चीज़ें आपको पसंद है वो कर रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली ये चांसेस रहेगा कि आप सक्सीड करेंगे। एक अच्छे इंसान तो बेहतरीन बन सकते हैं अगर आप इतने मेहनत कर रहे हैं तो फिर। बेसिकली सक्सेसफुल होने से पहले का एक फार्मूला ये भी है, एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, और सक्सेसफुल होना मतलब किसे मानते हैं? क्या आप माउंटेन क्लाइंबिंग को सक्सेसफुल होना मानते हैं, या किसी अच्छे आपकी परिभाषा में ये या सफलता? फिर किसी पैसे कमाने से लेकर? मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होने का पैमाना है कि अगर आप एट दैट मोमेंट अगर आप खुश हैं तो यू आर सक्सेसफुल। अगर आप खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन एक बार दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से जो आपका जो जितने पड़ाव आपने गुजारे, ठीक है, जब आप पड़ाव गुजारते हैं, जब आप सक्सेस प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो अगला दिन होता है, जो अगली सुबह होती है, वो कैसी होती है आपके लिए? ये हर जगह मेरे ख्याल से अलग अलग होती है। माउंटेन्स में हो तो कई बार क्या होता है ना, छत्तीसगढ़ की सर्दी जो होती है वो 18 डिग्री 20 डिग्री का होता है। हाँ। पर वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। बट माउंटेन्स की -40 भी ना बर्दाश्त हो जाती है। तो हर सुबह तो काफ़ी अलग होती है। मतलब मेरे लाइफ में, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मेरे लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं और मैं हमेशा हाईली मोटिवेटेड नहीं रहता और कभी कभी डिप्रेसिव फीलिंग आती है, कभी कभी बुरा भी लगता है यार चीज़ें इतनी मेहनत कर रहे हैं हो नहीं रही है। तो बट इट्स अ पार्ट। अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इमोशन है तो ये चीज़ें आएंगी। आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे, कि पूरे भारत को किस तरीके से बताना चाहेंगे कि ये भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है? मेरे ख्याल से ये है कि कोई भी इंसान अगर जो चीज़ें अभी कर रही हो एट दैट मोमेंट, चाहे कोई भी सर्विसेज में हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, किसी इंडस्ट्री में काम करता हो, खेलता हो, अगर वो अपना बेस्ट देगा तो डेफिनेटली समाज का भला होगा, समाज के लिए वो कंट्रीब्यूशन होगा और देश के लिए डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर जिस समय आप अपनी जो सर्विस है, जो जिस तरीके से आप सेवा दे रहे हैं उसको आप अपना बेस्ट दीजिए तो देश का भला ही होगा उसमें। और क्या पसंद करते हैं आप चित्रसेन, माउंटेनियरिंग के अलावा अगर हम पूछें आपसे, बंद कमरों में कभी कभी हम सब के जीवन में उस तरह का दिन आता है कि लेटे हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं किया? ऐसा होता है मेरे साथ भी। होता है आपके साथ? हाँ, तो मतलब ऐसा होता ये है। मालूम होना चाहिए कि आपको भी, देखिए बहुत जीवन नॉर्मल है, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है ये सब। और कभी कभी सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करते निकल जा रहा है पूरा दिन और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर ये चीज़ें, पर आपको वो रियलाइजेशन होना चाहिए जब हमारा लक्ष्य जब पास में आता है तो हम फिर वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करनी है और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप टेस्टिंग करते रहो, रोज़ अपने आप को एनालिसिस करो कि आज सही किया कि नहीं किया और आज आपका दिन कैसे गया, आज क्या गलत काम किया आपने, मतलब आप आज आपने चीट किया कि नहीं किया, आज अपना टारगेट रखा है आपने कितना उसमें प्रोग्रेस किया। तो वो खुद की चेकिंग वो होते रहना चाहिए, खुद की मॉनिटरिंग आप खुद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप अगर गलत करते हैं तो बाहर की दुनिया को पता चले चाहे मत पड़े, आपको सबसे पहले पता रहता है कि आप गलत कर रहे हैं। चोर को मालूम होता है कि वो चोरी कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहाँ पर दर्शकों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा हाँ है बिल्कुल, कि कैसे भी करके इन्होंने अपने काम को पूरा किया और आपको भी वो करना चाहिए और लेकिन- मोटिवेटेड भी रहना चाहिए जी। काफी, और तमाम चीजें हैं। चित्रसेन, माउंटेनियरिंग के अलावा आपने बताया नहीं कि आपको और क्या क्या करना पसंद है स्पोर्ट्स आमतौर में, पर। लिखने में। चूंकि भारत के प्लेटफॉर्म पर हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग निजी लाइफ में जो है वो आप और क्या करना पसंद करते हैं आप? मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। क्रिकेट का मैं शुरू से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैं मतलब बचपन में जैसे हर कोई खेलना पसंद करता है और राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैंने क्रिकेटिंग स्किल उनसे सीखी है और आज भी जब भी समय मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और काफ़ी टाइम मैं अकेले रहना भी पसंद करता हूँ क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो और कभी कभी लिख भी लेता हूँ। अच्छा, जिंदगी में ऐसा कोई है जो आपका बहुत ज़्यादा, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं? आप कहीं भी किसी काम में अगर फंस जाते हैं तो आप एक बार उन्हें याद करते हैं? ऐसे आप किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं। मतलब ऐसे बोलना मतलब बेईमानी भी होगी क्योंकि आप लाइफ में बहुत लोग से मिलते हैं। सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं जो आपको उस वातावरण में लाते हैं,
तो वो लोग होते हैं, या अलग अलग सेगमेंट, आप डिसेबिलिटी सेगमेंट है या हम्म। फिर आप कोई सोल्जर्स हैं या हम्म। फिर तो कोई भी है, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। तो कोई एक आदमी तो नहीं है ऐसे, और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। आप अपने कलीग से सीखते हैं, हाँ, अपने बॉस से सीखते हैं, अपने जूनियर से भी सीखते हैं। ठीक है। तो चित्रसेन के तमाम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए चित्रसेन आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। हम चाहेंगे कि Thank you. आखिर में आप एक संदेश दें अपनी तरफ से, कि जीवन जो है उसको लेकर आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, तमाम तनाव से घिरे हुए हैं। लोग एक रेस में है, पूरा हर शख्स आप देखिए एक दौड़ में लगा हुआ है। तो जीवन को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे अच्छा जीवन, शांति, सुख के साथ कैसे जीवन जी सकते हैं, अगर ये संदेश अगर आप दें हमारे दर्शकों को तो। मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें जो हो रही है आपके साथ, अगर अगर होती है तो आपको, मुझे लगता है गिरना, इमोशनली वीक होना, डरना, घबराना, कंपटीशन में आना बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आपके साथ हो रही है तो आपको, या फिर कई बार हो, आज इंटरनेशनल मेंस डे है तो कई बार होता है कि लोग घबराते हैं रोने से, तो रोना भी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही कि आप डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी है, आप मेंटली वीक हो रहे हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से चीज़ें शेयर करिए, सीखिए, उनसे बात करिए, और बात करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और खुश रहिए, बच्चों से खेलिए, जानवरों से खेलिए, और जो चीज़ें आपको पसंद है वो करिए, डेली एक्टिविटीज़ करिए, फिट रहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली। जब हम फिजिकली वर्कआउट करते हैं, फिट रहते हैं, तो हमें एक अच्छी ऑरा आती है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स जिसको बोलते हैं वो आती है। तो ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही नॉर्मली कटती रहेगी और अच्छा ही होते रहेगा। तो रियल लाइफ के हीरो चित्रसेन का आपने ये संदेश सुना। इनके सीने में जिस तरीके से हिंदुस्तान धड़कना जिसे कहते हैं ना, वो हिंदुस्तान इनके सीने में धड़क रहा है, और यही संदेश लेके ये दुनिया के तमाम चोटियों की तरफ बढ़ रहे हैं, फतह कर रहे हैं। इनके तमाम प्रोजेक्ट्स को भारत तक की तरफ से हम शुभकामनाएं देंगे कि आप इसी तरीके से उपलब्धि हासिल करते रहिए, आप भारत का नाम और गौरवशाली इतिहास में दर्ज कराते रहिए, तमाम रिकॉर्ड्स आप तोड़ते रहिए, नए नए पैमाने गढ़ते रहिए, ताकि जब भी आपका नाम आए तो लोग आपको एक हौसले के तौर पर देखें, कि सिर्फ हौसलों की उड़ान नहीं होती है, हौसलों की चढ़ाई भी होती है, जो चित्रसेन जो है उसे करके दिखा रहे हैं। तो चित्रसेन आपका, आयुष आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।